नेक्स्ट टॉपिक इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। ये फर्स्ट यूनिट का ही पार्ट है। सबसे पहली बात ये है कि आज के टाइम पे बिज़नेस में देखे जाए तो सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली बहुत सारे फैक्टर्स बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं और ये चेंजेस होते रहती है, डायनेमिक नेचर के फैक्टर्स होते हैं। तो बिज़नेस को बार बार एग्जामिन करना पड़ता है, मतलब अपने आप को बार बार एग्जामिन कराना पड़ता है लोगों के नज़रों के सामने। और ये कॉल है सोशियो कॉन्शियसनेस की। इसको सिंपल वर्ड्स में कहे तो बिज़नेस को है बार बार लोगों की नज़रों में अपनी इमेज को अच्छा करना पड़ता है, बिकॉज बिज़नेस की इमेज जो होती है वही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है। सोशल जो अभी हम काम करते हैं, बिज़नेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है। ये सिर्फ जो है ये सोसाइटी के लिए नहीं है, बिज़नेस के लिए भी देखा जाए तो है। क्योंकि आज के टाइम पे जो बिज़नेस के लिए जो पहले का एम था सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिर्फ वही नहीं रह गया है। आजकल के टाइम पे अगर हम देखें, आज का व्यू ये है, द क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट वाज ऑफ द व्यू दैट बिजनेस वेल इफ़ इट यूजेस रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। पहले ये माना जाता था कि बिज़नेस अच्छे से अपने रिसोर्सेज यूज़ कर ले, अच्छे से अपने काम कर ले, सोसाइटी में अच्छे प्रोडक्ट्स दे, बस यही काम है बिज़नेस का। नहीं, बट ये फीलिंग चेंज हुई है सेकंड क्वार्टर को, मतलब 20 सेंचुरी के सेकंड क्वार्टर के बाद ये फीलिंग चेंज हुई है। और ये फील किया गया है कि जो बिज़नेस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के तरफ भी होती है, सप्लायर, कस्टमर, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, एम्प्लॉय सब के तरफ होती है। जस्ट अच्छा प्रोडक्ट बना के बेचना ही बिज़नेस का काम नहीं रह गया है। और बिज़नेस जो है देखा जाए तो बिज़नेस सोसाइटी के रिसोर्सेज ही यूज़ करती है। लैंड वो सोसाइटी का यूज़ करती है, लेबर वो सोसाइटी की यूज़ करती है, कस्टमर सोसाइटी से आते हैं। तो मेनली देखा जाए तो बिज़नेस जो है वो तो फुल होली सोसाइटी पे डिपेंड करती है। सो मॉरली भी ये एक ज़रूरी है बिज़नेस के लिए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की कि जो उसकी जिम्मेदारियाँ सोसाइटी की तरफ बनती हैं, जो ऑब्लिगेशंस उसकी हैं उसे फुलफ़िल करे। Basic definition of social responsibility is social responsibility refers to the obligation and duty of business to the society. Towards the society, what business refers to do is social responsibility of business. KK Andrew के accordingly social responsibility may be taken to mean intelligent and objective concern for the welfare of society. Society के welfare के लिए objective concern और intelligent way से काम करना social responsibility है। और हावर्ड आरबॉन का ये व्यू है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन मेकर्स जो होते हैं उनकी ऑब्लिगेशन है, ताकि वो ऐसे डिसीजंस, ऐसे एक्शन ले जो कि प्रोटेक्ट भी करे और इम्प्रूव भी करे सोसाइटी के वेलफेयर को, एज होल लॉन्ग विद देयर ओन इंटरेस्ट, अपने बिजनेस के खुद के इंटरेस्ट के साथ। ये नहीं है कि बिजनेस का जो मेन इंटरेस्ट है प्रॉफिट वो ख़त्म कर दे बिल्कुल और सोशली काम करने लग पड़े। अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके कुछ काइंड्स है, कुछ टाइप्स हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम ये 4 कैटेगरीज में डाल सकते हैं, मतलब अलग अलग तरह की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ग्रुप बना के अलग से डाल दिया गया है, जैसे इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस सबसे पहले तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड एंड सेलिंग देम एट प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट उसका मेन काम है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एंटिटी होते हुए उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि वो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करे और वो सोसाइटी को सेल करे और भी प्रॉफिट पे सेल करे। जस्ट गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस, सेल इट टू द सोसाइटी, टू द कस्टमर्स ऑन प्रॉफिट। दिस इज इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस वी विल रेफर टू द लॉज। अ बिजनेस शुड बी अंडर वर्क अंडर द फ्रेम ऑफ द लॉ, मतलब जो फ्रेमवर्क लॉ का बना हुआ है, लॉ अबाइडिंग बिजनेस होना चाहिए। जो लॉ अबाइडिंग एंटरप्राइज होती है उसे गवर्नमेंट से इंटरफेरेंस नहीं मिलती। जो बिजनेस एंटरप्राइज सारे के सारे लॉज, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सेट बाय द गवर्नमेंट को, लॉ को फॉलो कर रही है, गवर्नमेंट कभी भी उसके बाद में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो वो बिजनेस फ्रीली वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एथिक्स आर मोर देन लॉ। एथिक्स बहुत ऊंचे हैं लॉ से। समटाइम्स लॉ जो होता है वो हमारी सोच को नैरो कर देता है, हमें सही पाथ से डेविएट कर देता है, मतलब अलग रास्ते पे ले जाता है। पर एथिक्स आर ऑलवेज राइट। एथिक्स जो होते हैं वो लॉ से बढ़कर होते हैं। तो एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आएगा, जब बिजनेस एथिकली बिहेव करता है, कस्टमर्स की, एम्प्लॉयज़ की एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता। एक्सप्लॉयटेशन कस्टमर की वो कैसे करेगा, मोनोपोली करके। मोनोपोली में क्या होता है, एक ही जो बिजनेस है उसी की उसकी चीज़ में मतलब प्रधान होना ना। जैसे कि अगर बात करें
मेडिसिन की ही, अगर मेडिसिन जो है एक पर्टिकुलर मेडिसिन है वो एक ही बिजनेस एंटिटी बना रही है, वही प्रोड्यूस कर रही है, तो और कोई करेगी नहीं, तो वो अपने प्राइसेस अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट कर पा रही है कि ये मेडिसिन सिर्फ मैं बना रही हूँ, लोगों ने तो ख़रीदनी है, तो मैं क्यों ना अपने प्राइस पे बेचूँ। सो ऐसे अगर वो ही पर्सन है सेल कर रहा है, तो पब्लिक के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं कि वो किसी और के पास से ख़रीद सके, तो वो कोई भी प्राइस उनसे चार्ज करके उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। और वर्कर की एक्सप्लॉइटेशन, उन्हें कम सैलरी दे, है ना, उनको कम सैलरी दे, उनके वर्किंग कंडीशंस अच्छी ना रखी जाए, उनको पनिश किया जाए, जो कि पहले टाइम में बहुत होता था। तो इस वे से अगर बिज़नेस है वर्क करेगा तो उस बिज़नेस को अनएथिकल बिज़नेस हम कहेंगे। और अगर वो ब्लैक मार्केटिंग, अडल्ट्रेशन, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़ में नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, सो ये भी यही हम कह सकते हैं कि बिज़नेस एथिकली बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज़ डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिस्क्रिशनरी में क्या होता है, हम वॉलंटियर लेते हैं, हम खुद अपने मन से ला के काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई भी बिज़नेस चैरिटी कर रहा है, डोनेशन दे रहा है, फ्री में मेडिसिन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है पुअर पीपल को, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहा है, एजुकेशनल और ट्रेनिंग सेंटर्स लगा रहा है सोसाइटी में। और जैसे कि अब रिसेंटली पंजाब में फ्लड्स हुए थे, जो कोई बिज़नेस हाउसेस ने हेल्प की है उन लोगों की, विक्टिम्स की, तो ये सब क्या है, वो वॉलंटरली आके खुद अपना काम कर रहे हैं। वॉलंटरली मतलब अपनी मर्ज़ी से आ रहे, कोई इनके ऊपर दबाव नहीं है, ना उनको किसी ने कुछ कहा है, अपनी मर्ज़ी से आके वो काम कर रहे हैं, खुद एक ले रहे हैं वॉलंटियर। तो इसका मतलब वो डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लगा रहे हैं। इसमें बिज़नेस जो है, एक भी कह सकते हैं कि अगर बिज़नेस अपनी इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, उन्हें स्पेकुलेटिव डील में नहीं लगा के। स्पेकुलेटिव मीन्स की जैसे हम शेयर की बात करें, तो सुबह शेयर के प्राइस बढ़े, शाम को घटे, तो उस टाइम पे जो प्रॉफिट हुआ, इसे हम स्पेकुलेशन कहते हैं। तो अगर बिज़नेस ऐसे कामों में भी नहीं है, तो उसे भी हम डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना कहते हैं। देन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर रियलाइजेशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बिज़नेस को इफ़ेक्ट करते हैं, बिज़नेस को प्रभावित करते हैं कि वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करे। एट प्रेजेंट जो है बिज़नेस है वो सोसाइटी के नीड्स को लेकर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव आप देख सकते हुआ पड़ा है, पहले बिज़नेस इतना नहीं था। और क्या क्या कारण, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे बिज़नेस को रियलाइज़ हुए कि मुझे अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है सोसाइटी की तरफ, उसे निभाना चाहिए। तो सबसे पहले है मार्केट फोर्सेस। पहली बात तो ये हमने देखा है कि अगर बिज़नेस अपने गुड्स और सर्विसेज को एक रीज़नेबल प्राइस पे प्रोवाइड कराएगा, अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराएगा, कस्टमर की नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बना रहा है, तो वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा है। अब जो कस्टमर है उसके पास बहुत ऑप्शंस है कि वो, उसके वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है, लाइक कोलगेट है, सेंसोडाइन है, डाबर रेड पेस्ट है। अगर आप टूथपेस्ट की भी बात करें तो उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। सो कस्टमर दो चीज़ों को देखेगा कि प्राइस किसका कम है और क्वालिटी किसकी अच्छी है। अगर बिज़नेस प्राइस और क्वालिटी पे फोकस करके कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कस्टमर उसी का प्रोडक्ट खरीदेगा। ये है मार्केट फोर्स। मतलब क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस पे जब हम प्रोवाइड कराएंगे तभी कस्टमर हमसे खरीदेगा। इफ़ वी वांट टू सर्वाइव, अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तब भी हमें ये फॉलो करना है, और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इंटरवेंशन का मतलब है अगर कोई बिज़नेस जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है, तो गवर्नमेंट भी उसके काम में इंटरवेन नहीं करेगी, ना उसको जैसे कहते हैं उसको कोई लीगल एक्शन ईजिली लेगी। बहुत सारे लेजिस्लेशन, बहुत सारे लॉज ऐसे बने हैं जो बिज़नेस हाउसेस को फॉलो करने पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किए हैं सिर्फ उसके लिए, उन्हें ऑब्लिगेटरी है, मतलब उनको ज़रूरी है ये फॉलो करना। जैसे गवर्नमेंट ने कुछ वेजेस के रेट फिक्स किए हुए हैं, जैसे कि वो कहते हैं ना 8 घंटे के काम पे मिनिमम 300, ऐसे ही वेजेस फिक्स की हुई हैं। और बहुत सारी ऐसे बिज़नेस ने कहा है कि कुछ ऐसी एमिनिटीज़ हैं, कुछ ऐसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक बिज़नेस हाउस को अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी है, ये ऑब्लिगेशन है। अगर एक बिज़नेस हाउस अपने जिसे कहते हैं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका अच्छा वर्क पे करे, जो प्राइजेस, अब गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर प्राइस भी फिक्स किए हुए हैं कि इसके इतने ही प्राइस चार्ज करने, इसके ऊपर कोई भी बिज़नेस हाउस उस पर्टिकुलर चीज़ का प्राइस नहीं ले सकता, चार्ज नहीं कर सकता। सो अगर ये सब फॉलो नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट इंटरवीव करेगी, और समटाइम्स ये पनिशेबल भी होता है। जितने हम कॉस्ट सेव करने की कोशिश करते हैं बिज़नेस हाउसेस, उसे डबल उन्हें पे करनी पड़ जाती है, पनिशेबल होता है ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल मैनेजर्स, आज हम देखें तो ओनर और मैनेजर दोनों अलग है। ओनरशिप और मैनेजमेंट में काफ़ी फ़र्क है। ओनरशिप जस्ट कब तक कंफाइन है, जब तक मतलब पैसे क्या कह सकते हैं हम, कैपिटल देनी,
रिस्क बेयर करना, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना, बस ये काम है एक ओनर के, राइट। और जो वो है हमारा मैनेजर, उससे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं। तो ओनरशिप में मैनेजमेंट में फ़र्क आ चुका है। और जब देखें तो मैनेजर जो है वो भी एक एम्प्लॉय की तरह है। अगर जो एम्प्लॉय ही है, मैनेजर एम्प्लॉयज़ में से उठकर अगर डिसीजन पावर हाथ में लेता है तो उसको पता है एम्प्लॉयज़ की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो उनको वो अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके कंपैशनेट वे में उसका आंसर दे पाएगा। सिंपल सी बात ये है कि प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं वो होते एम्प्लॉयज़ से ही उठ के आते हैं। और जब वो एम्प्लॉयज़ मतलब वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, एम्प्लॉय से उठ के आया पर्सन एम्प्लॉयज़ को अच्छे से समझेगा, और इसके कारण भी एम्प्लॉयज़ के प्रति जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बिज़नेस की वो अच्छे से फुलफ़िल होगी। देन ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियंस, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ट्रेड यूनियंस आजकल बहुत बन गई है। एक बिज़नेस हाउस में अगर एक पर्सन आएगा, वो अगर डिमांड करेगा किसी एक अमेनिटी के लिए या फिर अपनी वेजेस में थोड़ा सी इंक्रीमेंट के लिए, अगर कोई एक पर्सन डिमांड करेगा, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, है ना। एक पर्सन के बाद कोई नहीं सुनेगा। पर आजकल ट्रेड यूनियंस बनी हुई हैं। ट्रेड यूनियंस यूजुअली वर्कर्स बनाते हैं, उसमें वर्कर्स होते हैं। अब बहुत सारे वर्कर्स हैं, अगर एक ही कंपनी के 700-800 वर्कर हैं, वो ट्रेड यूनियन का पार्ट है। तो अगर वो सारे इकट्ठे होकर बार्गेनिंग पावर करेंगे, इकट्ठे होकर अपनी वेजेस को इंक्रीमेंट बढ़ाने की बात करेंगे, तो कोई भी बिजनेसमैन उन्हें मना नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर एक करेगा तो एक ही पावर नहीं, तो पावर ऑफ यूनिटी को यूज़ करके ट्रेड यूनियंस जो होती हैं वो बिज़नेस से एम्प्लॉयज़ के जो मेन नेसेसिटीज़ है वो फुलफ़िल करवाती हैं। कहने का मतलब ये है कि वर्कर्स जो है पहले से वीक थे, पर अब ट्रेड यूनियंस के कारण वो अभी बढ़ गया, और इसके कारण भी उस वर्कर्स के जो प्रति उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिज़नेस की, उसे फुलफ़िल करनी पड़ती है। देन पब्लिक स्क्रूटिनी, पब्लिक स्क्रूटिनी का मतलब ये है कि लोगों के आंखों में इमेज बिज़नेस की, जनरली बिज़नेस जो है वो गुडविल के कारण आजकल चल रहा है। कस्टमर इज़ किंग, आज के समय में कस्टमर इज़ अ किंग, कस्टमर को किंग मान के चला गया है। तो कस्टमर जो है आपका प्राइस, आपकी क्वालिटी देखेगा, पर आपकी इमेज भी देखेगा। अगर कोई भी बिजनेस हाउस गलत कामों में है, अडल्टरिंग कर रहा है, ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो कोई भी पर्सन उसे नहीं खरीदेगा, भले ही उसके प्राइस कम क्यों ना हो। सो एक टू क्रिएट ए गुड इमेज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, समटाइम्स बिजनेस चूज़ टू फुलफ़िल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसलिए चूज़ करते हैं ताकि लोगों के आंखों में वो अपनी अच्छी इमेज बना सके, अपनी गुडविल क्रिएट कर सके, अपनी रेपुटेशन बना सके, ताकि उनकी सेल्स इन फ्यूचर इंक्रीज़ हो। देन एक हम एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें ऐड कर लेते हैं। इसमें सिर्फ 5 गिवन है, एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप लिख सकते हैं, बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट। सम टाइम गवर्नमेंट हमें हेल्प करती है, या फिर हमें टैक्स रिबेट्स या फिर कुछ ऐसे कंसेशंस दे देती है जब हम कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं। लाइक अगर हम कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ करें, तो हमें मतलब गवर्नमेंट से अच्छा मिल सकता है, टैक्सेस रिबेट्स मिल सकते हैं। और अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट ऑफ द सोसाइटी बिजनेस हैज़ टू फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी। अगर बिज़नेस सोसाइटी का पार्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी में मैं हूँ उसी सोसाइटी का मैं पार्ट हूँ। अगर मैं डेवलप उस सोसाइटी को करूँगा तो सम टाइम मुझे भी उसके डेवलपमेंट के बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप कर रहा हूँ एज अ बिज़नेस, सो कहीं ना कहीं वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर मैं भी यूज़ करूँ, मेरे भी बेनिफिट होगा। तो जब सोसाइटी डेवलप होएगी तो बिज़नेस भी डेवलप होएगा, और बिज़नेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट है, तो ये उसकी मॉरली एक ऑब्लिगेशन बनती है। नेक्स्ट हम बात करें सोशल इश्यूज़ फॉर बिजनेस। वेरियस थिंकर्स ने अभी मैं स्पेसिफाई किया हुआ है कि सोशल और अदर इशू जो है बिज़नेस को वो कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए। कौन से कारण है जिसकी तरफ के बिज़नेस की एक हेल्प चाहिए, या फिर बिज़नेस का कुछ सोशल इश्यूज़ ऐसे हैं, कुछ सामाजिक ऐसे इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ बिज़नेस की एक आई होनी ज़रूरी है, बिज़नेस का एक व्यू होना ज़रूरी है, या फिर कह सकते हैं एरिया वेयर बिज़नेस अटेंशन इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पे बिज़नेस की अटेंशन, हेल्प और कहीं ना कहीं उसकी एक वर्क ज़रूरी है। जैसे नो डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट में अब जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने। लाइक पहले इंडिया के टाइम में अनटचेबल्स है, आजकल तो देखने को मिलते ही नहीं है, बस जैसे गिवन है कि जैसे अनटचेबल लोग हैं उनको नहीं देना। कास्ट सिस्टम के बेस पे अगर हम रिक्रूटमेंट करते हैं, कास्ट सिस्टम के बेस पे हम लोगों को जॉब देते हैं, सो ये बिज़नेस को नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो डिसेबल लोग हैं, जो लोग एबल नहीं हैं, जिनको हैंडीकैप्ड लोग हैं, जो कि अभी
बिज़नेस जो है उनको भी अगर एम्प्लॉयमेंट दे तो ये बेटर होगा। मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन एम्प्लॉयमेंट देने में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं करना है बिज़नेस को। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना। इस चीज़ में, इस एरिया में जो है बिज़नेस की एक सोशल व्यू चाहिए। देन सपोर्ट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिज़नेस को कुछ ना कुछ फंड्स जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेवलपमेंट में भी कंट्रीब्यूट करने चाहिए। डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, इसमें एजुकेशन फैसिलिटीज़ अभी तक भी नहीं प्रोवाइड की गई है। अभी भी इलिटरेट पर्सनस की परसेंटेज है, जो लोगों को पढ़ना लिखना तक नहीं आता वो भी इंडिया में है। सो बिज़नेस को कंट्रीब्यूट करना चाहिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और इससे बिज़नेस का भी फ़ायदा होगा कि उसे ट्रेंड पर्सनल्स मिलेंगे। ट्रेड पर्सनल्स मतलब वो लोग जो ट्रेंड होंगे, स्किल्स होंगे, अच्छे तरीके से उनमें स्किल्स होंगे, काफ़ी ट्रेंड लोग होंगे, काफ़ी एजुकेटेड लोग होंगे, और वो अपनी सारी स्किल्स जो अपनी ट्रेनिंग है वो बिज़नेस की डेवलपमेंट में ही लगाएंगे। इसीलिए बिज़नेस को ये भी एक फ़ायदा मिलता है। देन हेल्प फॉर चैरिटेबल कॉजेज़, बिज़नेस को चैरिटी में भी हेल्प करनी चाहिए। भले से कोई रिटर्न नहीं आता, पर ये बिज़नेस को नीड सिकी ओल्ड पीपल के लिए भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करना चाहिए। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जनरस डोनेशन चलाते हैं। बिज़नेस की इस तरफ भी एक कंसर्न ज़रूरी है। देन मॉडर्नाइजिंग फैसिलिटीज़, अगर बिज़नेस जो है वो फैसिलिटीज़ को मॉडर्नाइज़ करेगा, नई टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स बनेंगी। जैसे आईटी सेक्टर में अगर बिज़नेस थोड़ा बहुत भी अपग्रेड करता है तो इससे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ऐसी एक्सरसाइज से कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होगी, प्राइसेस कम होंगे। इससे कहीं ना कहीं सोसाइटी का भी बेनिफिट होगा, बिज़नेस का भी बेनिफिट होगा। देन प्राइस कंट्रोल, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि पेपर में इतने पॉइंट से काम नहीं चलना, आपको पता ही है। एक प्राइस कंट्रोल है, बिज़नेस को प्राइस कंट्रोल की तरफ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे कि अब बिज़नेस जो है वो प्राइस, अगर मोनोपोली है, मोनोपोली मतलब वही बिज़नेस है, वही उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है और लोगों के पास, पब्लिक के पास कोई चॉइस नहीं है कि उससे अलावा किसी और के पास से ख़रीद पाए। तो अगर बिज़नेस के हाथ में यह पावर है तो बिज़नेस इसे मिसयूज़ ना करके अच्छे तरीके से यूज़ करे और इसे रीज़नेबल प्राइस में लोगों को प्रोवाइड करे। देन क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद सेफ्टी, अब मतलब कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ हैज़र्डस प्रोडक्ट्स, और जो पॉइंट मैंने बोला है क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद सेफ्टी, इसका क्या मतलब है। अब जैसे माइक्रोवेव है, कोई बिजनेस हाउस माइक्रोवेव सेल कर रहा है, घर पे लाया, चलाया, फट गया, नो सेफ्टी। मतलब बिज़नेस को वो प्रोडक्ट सेल करने चाहिए जो प्रोडक्ट सेफ़ हो, एक सेफ्टी स्टैंडर्ड के बाद। आईएसआई मार्क, लोग कहते हैं ना आईएसआई मार्क देख के ख़रीदो, ये मार्क देख के देखो ख़रीदो, क्यों, उससे क्वालिटी इंश्योर होती है। क्वालिटी इंश्योर होगी तो क्या होगा, बिज़नेस जो है अगर क्वालिटी प्रोडक्ट्स देगा तो पहली बात तो उसकी गुडविल बनेगी और कस्टमर की सेफ्टी होगी इसमें। नेक्स्ट, हैज़र्डस प्रोडक्ट मतलब अल्कोहल, ड्रग्स, टबैको, ऐसे प्रोडक्ट्स में अगर बिज़नेस डील नहीं करेगा, जिससे गवर्नमेंट ने बैन लगाया है या फिर गवर्नमेंट भी उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा करती है। अब अल्कोहल, ड्रग्स और टबैको, इसके ऊपर जो गवर्नमेंट वो टैक्स बढ़ाती है। कुछ बेसिक नेसेसिटी ऑफ चीज़ पे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है, इस पर गवर्नमेंट में एक्स्ट्रा टैक्स लगाया हुआ है ताकि ये लोग कम खरीदें, इसके प्राइस बढ़ जाएँ। अगर बिज़नेस हाउस इस चीज़ों में डील करेगा तो बिज़नेस की पहली बात तो गुडविल भी नहीं रहेगी, है ना, गुडविल भी नहीं रहेगी और ये सोसाइटी को हार्म करेंगे। सो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल एंटिटी और अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस डजंट नीड टू डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। देन अगर बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप से। इंटरेस्ट ग्रुप से क्या मतलब है, वो सारे ग्रुप्स जिसको बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो बिजनेस से इनडायरेक्टली डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, जिससे बिजनेस को इम्पैक्ट पड़ता है, उन लोगों से बिजनेस को इम्पैक्ट करता है और बिजनेस के कारण उन लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो है इंटरेस्ट ग्रुप्स। सबसे पहले हम बात करें शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वो पर्सन होता है जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, बिजनेस को कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है और बिजनेस इन रिटर्न उसमें उसको प्रॉफिट और लॉस देता है। ठीक है, अब डिविडेंड मिलता है, कब वर्ड है डिविडेंड, आप इसे अपने माइंड में रख लीजिए। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ। डिविडेंड वर्ड वो होता है जो एक शेयर होल्डर को इन रिटर्न मिलता है इन्वेस्टमेंट करने पे। इन्वेस्टमेंट करने के ऊपर कंपनी से जो मिलने वाली अमाउंट होती है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। अब बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी शेयर होल्डर के प्रति, कि उसे फेयर रिटर्न दे, इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी है, इन्वेस्टमेंट उनमें की है, उसके ऊपर एक अच्छा रिटर्न दे, ताकि उन्हें भी कल को मतलब होए कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं। अगर हम अच्छा उन्हें रिटर्न नहीं देंगे तो कोई भी शेयर होल्डर हमें एडिशनल फंड नहीं देगा, कोई भी दोबारा से इन्वेस्टमेंट करने के, री इन्वेस्ट करने में हमारे में इंटरेस्टेड नहीं होगा, बिकॉज हम उन्हें अच्छा रिटर्न दे ही नहीं रहे। उन्हें लगेगा वही मैंने यहाँ पे इसलिए लिया, मुझे अच्छा इंटरेस्ट मिले, अगर मुझे अच्छा रिटर्न यहाँ से मिल रहा तो मैं यहाँ पे पैसे क्यों लगा रहा हूँ।
नेक्स्ट पॉइंट, करेक्ट इन्फॉर्मेशन। बिजनेस को हमेशा एक फेयर इन्फॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर्स को देनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं, पहले बात तो वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और बिजनेस को कभी भी कोई भी बात उनसे नहीं छुपानी चाहिए। इवन कि कंपनीज एक्ट में भी लिखा है कि फुल डिस्क्लोज़र करनी चाहिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, अपनी बिजनेस की, कंपनी की जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है उनका फुली डिस्क्लोज़र करना चाहिए, कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए। ये कंपनी एक्ट 2013 ने भी स्पेसिफाई किया है। देन सेकेंड इंटरेस्ट ग्रुप है एम्प्लॉयज़ वो वर्कर्स, वो लोग जो हमारे लिए काम करते हैं। एम्प्लॉयज़ को हम कहते हैं सोल और हार्ट ऑफ द एंटरप्राइज। अगर सोल ही नहीं होगी तो बॉडी काम नहीं करेगी। वैसे ही बिजनेस में एम्प्लॉयज़ नहीं होगी तो काम कौन करेगा? एम्प्लॉयज़ नहीं है तो नो काम भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जब हम डिसीज़न लेने की पावर, कुछ करने की पावर, डिसीजन मेकिंग की पावर जब हम एम्प्लॉयज़ के हाथ में, लोअर लेवल मैनेजर्स के हाथ में देते हैं, उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर एज अ बिजनेस में अपने छोटे एम्प्लॉयज़ को भी डिसीज़न लेने की पावर दूंगी, उनका मोराल बढ़ेगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उन्हें फील होगा कि मुझे भी इम्पोर्टेंस दी जा रही है। अगर हम उन्हें इम्पोर्टेंस देंगे तो वो भी कल को बिज़नेस को अपने हार्टली अच्छे से कंट्रीब्यूट करेंगे, सिर्फ अपना काम लेना, सैलरी लेने तक कन्फाइन नहीं रहेंगे वो। देन फेयर रेम्यूनरेशन, एक कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन देना ज़रूरी। अगर बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी रेम्यूनरेशन नहीं देगा तो कोई भी एम्प्लॉय उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। वो उनकी कंपनी को लीव करके दूसरी कंपनी को ईजिली ज्वाइन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें अच्छी रेम्यूनरेशन नहीं मिली। रेम्यूनरेशन मतलब सैलरीज़ और वेजेस, उसे रेम्यूनरेशन कहते हैं। अगर कोई भी एंटिटी, कोई भी बिज़नेस अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छे से फेयर रेम्यूनरेशन, कॉम्पिटिटिव रेम्यूनरेशन मतलब बिज़नेस को कॉम्पिटिशन देखना है मार्केट का, उस हिसाब से वेजेस नहीं देगा तो कोई भी एम्प्लॉय उनके साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होगा। देन बेनिफिट्स देने, कुछ बोनसेस देने, इंसेंटिव्स देने। अगर कोई एम्प्लॉई है वो अलग से काम कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसे एक्स्ट्रा काम के लिए पे करना, ओवर टाइम पे करना, इंसेंटिव देने। जैसे कि अगर प्रोडक्शन की ही बात करें, कुछ ना ऐसे हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, पीस वेज सिस्टम। उसमें क्या होता था कि अगर जो एम्प्लॉय जो है वो उन्हें ना आइटम के ऊपर देना है, कि प्रोडक्शन में ही लगा लो, अगर 10 एम्प्लॉयज़ हैं, 10 एम्प्लॉयज़ का हमने कहा है कि पर एम्प्लॉय ने 50 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। अगर कोई उससे ज़्यादा करेगा तो उसे पर यूनिट के हिसाब से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो ऐसे कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना, हेल्दी कॉम्पिटिशन वाला माहौल बना के उन्हें इन्वायरमेंट देना, उन्हें जिसे कहते हैं कॉम्पिटिटिव वेजेस देनी, बेनिफिट्स देने इंसेंटिव्स की तरह, उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराने। कि मतलब अब देखिए, हमारे पास एम्प्लॉई है, हम उसकी ट्रेनिंग कराएंगे, उसका बेनिफिट हमें ही मिलेंगे, उसे अच्छी चीज़ें मतलब सीखने को मिलेगी, वो अच्छे और मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ करके हमारी प्रोडक्शन को बेटर करेगा, हमारी कॉस्ट कम आएगी। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ की पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देंगे, तो कहीं ना कहीं हमें भी उसका बेनिफिट मिलेगा। थर्ड हमारी आती है इंटरेस्ट ग्रुप गवर्नमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इसके साथ क्या करना है गवर्नमेंट को, मतलब हमने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे गवर्नमेंट की तरफ बनती है। गवर्नमेंट नेशनल प्रोजेक्ट्स बहुत करती है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने में हमें गवर्नमेंट की हेल्प करनी है। जो कोई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए प्रोग्राम चला रही है, उसमें गवर्नमेंट को असिस्टेंस देनी। जैसे स्वच्छ भारत मतलब चलाया था गवर्नमेंट में, उसने कई बिजनेस से हेल्प की। तो अगर बिजनेस हाउस अपने थोड़े से फंड्स को यूज़ करके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में काम करेगा तो ये गवर्नमेंट की तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे गवर्नमेंट का भी बर्डन कम होगा और कहीं ना कहीं बिजनेस की भी अच्छी रेपुटेशन बनेगी। लॉ अबाइडिंग बिजनेस मतलब वो बिजनेस जो लॉ के फ्रेमवर्क के अंदर काम करता है। अगर लॉफुल बिजनेस है, लॉ के अंदर काम कर रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो बिजनेस के लिए भी ये बेटर रहेगा। टैक्स पेमेंट करनी टाइम पे, गवर्नमेंट को हमने टैक्स अच्छे से टाइम पे करना है। कोई जैसे कहते हैं टैक्स छुपाना नहीं है ना, जैसे टैक्स चोरी करते लोग, वो काम नहीं करना, टैक्स एवेशन नहीं करनी है ना। तो ये सब काम अगर बिज़नेस नहीं करेगा तो वो अपनी गवर्नमेंट की तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे फुलफ़िल करेगा। देन अगर हम बात करें कम्युनिटी की, कम्युनिटी मतलब कि वो जगह जहाँ पे बिज़नेस है जो काम करे, वो सोसाइटी, मेनली वो वातावरण। इसके तरफ मतलब बिज़नेस की क्या होगी, पहली बात तो बिज़नेस अगर इंडस्ट्री सेक्टर है, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन वाला, इंडस्ट्री वो पार्ट होता है बिज़नेस का, वो एक टाइप होती है जिसमें रॉ मटेरियल का यूज़ करके फिनिश गुड्स बनते हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आती है, मैन्युफैक्चरिंग से वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अगर बिज़नेस अपने वेस्ट को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करेगा, सही तरीके से उसको डिस्पोज करेगा, अपने वेस्ट को रिसाइकल करेगा, तो वो कम्युनिटी की तरफ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करेगा। और
जिस लोकेलिटी में बिज़नेस रहती है, मतलब बिज़नेस जिस लोकेलिटी में सेटअप हुआ होता है उसके सराउंडिंग एरिया में ही कॉलोनीज़ में वर्कर्स रहते हैं, क्योंकि वर्कर्स अफोर्ड नहीं कर पाते इतनी दूर से आना काम करना। सो कहीं ना कहीं वो साथ में मतलब कि बिज़नेस के आस पास ही रहते हैं। वहाँ पे एक सफिशेंट स्पेस रखनी, अपने वर्कर्स को अमेनिटीज़ देनी, मतलब अपने वर्कर्स के लिए स्पेशल कॉलोनीज़ बनानी, ये भी बिज़नेस कम्युनिटी का ही काम कर रहा है। सफिशेंट स्पेस देनी। अब इंडस्ट्री सेक्टर के पास आप देखेंगे स्लम्स एरिया बहुत होते हैं। क्यों स्लम्स एरिया, झुग्गी झोंपड़ी एरिया क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स जो होते हैं उन्होंने दूर से नहीं आना अफोर्ड कर सकते, वो वहीं पे रहते हैं। और एक फैक्ट्री में 800 से 900 वर्कर काम करते हैं, उन्होंने लोकल ही रहना, तो वो कहाँ पे रहेंगे? स्लम्स एरिया बनेंगे। इससे कहते हैं स्लम्स एरिया से जो कहते हैं नेशन की डेवलपमेंट है वो नीचे भी जाती है। एक हमारा मतलब टॉपिक है ये भी ना, इसके ऊपर एक बात हुई है, ये एथिकल भी एथिकल हमारे बिजनेस एथिक पढ़ने उसमें भी ये टॉपिक आता है। तो इसके लिए ना एक पर्सन है, उसने बहुत अच्छी बात की है इसमें। तो इससे उनका कहना है, डॉक्टर आर मुखर्जी का कहना है कि इंडिया के इंडस्ट्रियल सेंटर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्लम्स एरिया हैं। इससे क्या होगा? मैन को ब्रूटलाइज किया जाएगा, वुमेन हेड को डिसऑनर करेगा, और जो चाइल्डहुड होगा ना वो पॉइजन हो जाएगा। चाइल्डहुड जो उनका बचपन है ना बच्चों का, वो भी जहरीला बन जाएगा। उनके बड़ी अच्छी बात है स्लम्स एरिया से ये होगा। तो अगर बिज़नेस जो है वो कम्युनिटी में सफिशेंट स्पेस क्रिएट करती है अपने वर्कर्स के लिए रहने के लिए, तो वो भी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फुलफ़िल कर रही है। और अगर बिज़नेस अपने प्रॉफिट का थोड़ा सा अमाउंट साइड पे रख के सिविक और बेसिक अमेनिटीज़ जैसे कि एजुकेशन पे लोगों की हॉस्पिटल बनाने, कुछ ऐसे खुद से जिसे हम डिस्क्रिशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो फुलफ़िल करेगा, तो वो भी कम्युनिटी की तरफ इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सोशली फुलफ़िल कर रहा होगा। अब कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली जो बिग बिजनेस हाउसेज हैं जिनका रेवेन्यू अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़, हाँ नेट प्रॉफिट, उनका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज़्यादा है ना, उनको 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को देना पड़ेगा। मतलब उन्हें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए 2% को स्पेंड करना पड़ेगा अपने प्रॉफिट के, अगर उनका प्रॉफिट 5 करोड़ से नेट प्रॉफिट ऊपर है तो। नेक्स्ट इन्वायरमेंट, हमारा नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड ग्रुप होता है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो बिज़नेस की सराउंडिंग है, बिज़नेस की सराउंडिंग गंदी होगी तो बिज़नेस को भी कहीं ना कहीं इफेक्ट मिलेगा। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और पोल्यूशन कंट्रोल। जैसे बिज़नेस जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके प्रोडक्शन करता है। अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज़ कर रहा है, मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ कर रहा है, या फिर ज़्यादा यूज़ कर रहा है, गलत वे में यूज़ कर रहा है, ओवर कर रहा है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में कर रहा है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहा है। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब कि इस हिसाब से रिसोर्सेज को यूज़ करना है कि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी रिसोर्सेज बचे रहे, उनकी जो नीड्स हैं उनके साथ हम ना छेड़छाड़ करें, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर बिज़नेस सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेगा तो वो नेचुरल रिसोर्सेज जिनके वो यूज़ कर रहा है, वाटर है, सॉइल है, मिनरल्स है, उनको अगर वो ओवर यूटिलाइज़ नहीं कर रहा है, अच्छे से प्रॉपर यूटिलाइज़ कर रहा है, प्रॉपर तरीके से यूज़ कर रहा है, यूटिलाइज़ मतलब अच्छे से यूज़ करना, यूटिलाइजेशन कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो बिज़नेस अपनी इन्वायरमेंट की तरफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है। दैन पोल्यूशन कंट्रोल, बिज़नेस हाउसेस काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, और अगर वह पोल्यूशन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा तो बिज़नेस अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा, अपने वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करेगा और अपने वेस्ट को रिसाइकल करने की कोशिश करेगा, तो बिज़नेस अपनी इन्वायरमेंट की तरफ जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फुलफिल करेगा। देन कंज्यूमर की तरफ बिज़नेस के जो है वो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहली है रीज़नेबल प्राइस, अच्छे से रीज़नेबल प्राइस पे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो, सेफ़ प्रोडक्ट्स दो, हैज़र्डस नेचर के प्रोडक्ट मत लो। 2 पॉइंट आते हैं इसमें, एक तो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स दो, ये ना हो कि हम यूज़ करें हमें नुकसान हो जाए, उसमें पॉइजनस मैटर हो, या फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो वो फट ना जाए, मतलब कोई हमें हार्म ना पहुँचे। सेकंड है कुछ ऐसी चीज़ें ना प्रोड्यूस करना जैसे अल्कोहल वगैरह, जैसे सोसाइटी का हार्म हो। नेक्स्ट ड्यूरेबल गुड्स का मतलब है हमें ऐसे गुड्स देने हैं जो उनके साथ में चले, ये नहीं कि हमने बेचा हमारा काम ख़त्म है, टूटे फूटे ख़राब हो हमारा ही जिम्मेदारी नहीं, ऐसा नहीं करना। गारंटी वारंटी वाले प्रोडक्ट्स देने, जिनकी गारंटी है वारंटी है वो वाले प्रोडक्ट्स देने, और जो लोगों की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली प्लस परचेजिंग पावर,
जो चीज़ लोग ख़रीद सकते हैं उसके हिसाब से प्रोडक्शन करनी, सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देखना। लोग जो एक डिमांड कर रहे हैं, जो लोग वो प्रोड्यूस करना है, और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्रोड्यूस करना है। देन मार्केटिंग, मार्केटिंग उस चीज़ की करनी जो वो प्रोड्यूस कर रही है, उसी की मार्केटिंग करनी, वही एडवर्टाइज़ करना, ओवर नहीं दिखाना है। जो मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी है सिर्फ वो शो करनी है, ओवर नहीं दिखाना है। जैसे फेयर एंड लवली कंपनी की एग्जांपल दूंगी। फेयर एंड लवली कंपनी ने दिखाया था कि उनकी कंपनी की जो क्रीम लगाने से लोग फेयर हो जाएंगे। सो उनके ऊपर किसी ने केस वगैरह किया था, कोई पीछे ऐसा हुआ था, और उसने अपना नाम ग्लो एंड लवली कर लिया। जस्ट आप देखिए कि एक केस से उसके नाम से पूरी कंपनी का नेम चेंज करना पड़ा, इतनी बड़ी बात है ये। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटी मोटी बात नहीं है, इसलिए मार्केटिंग भी वही कीजिए जो आपका प्रोडक्ट इजीली है, जो लोग मतलब कि देखें। फॉल्स क्लेम्स नहीं करने हैं, जो मेरा प्रोडक्ट नहीं है मैं वो दे रही हूँ, ऐसा नहीं करना। और कोशिश ये करनी है कि मैंने जो कस्टमर को एजुकेट करना है, उन्हें कंज्यूमर को सही चीज़ दिखानी है, ना कि उन्हें डिसीव करना, धोखा देना, ना चीटिंग करनी उनके साथ। देन यहाँ पे एक और हमारा इंपॉर्टेंट होता है इंटरेस्टेड ग्रुप है सप्लायर। इट इज़ नॉट रिटन इन दी बुक, बट जब मैं नोट्स जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। मेरे होम है वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक अटैच कर दूँगी, और आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। ज्वाइन कीजिए, आपको हर चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। जो भी वीडियो यहाँ पे अपलोड की हुई है उनके आपको नोट्स ईजिली मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, मैंने वहाँ पर लिखा है सप्लायर्स को रेगुलर पेमेंट करनी। रेगुलर पेमेंट मतलब कि उनको वो पेमेंट करनी टाइम टू टाइम। अगर हम उनसे गुड्स खरीदें, रेगुलर पेमेंट करनी, वैसे तो कोई सप्लायर हमारे पास फिर आएगा ही नहीं। अगर हम इरेगुलर पेमेंट कर रहे हैं तो कोई भी सप्लायर हमें अपना सामान सप्लाई नहीं करेगा। देन फुल इन्फॉर्मेशन देनी, उन्हें भी मार्केट की फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हमारा कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और डिसीव नहीं करना, धोखा नहीं देना, उन्हें सही इन्फॉर्मेशन देनी है, सही तरीके से डील करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा केस फॉर सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस। केस का मतलब फेवर, इसमें हमने दो चीज़ें पढ़नी है, फेवर और आर्ग्यूमेंट्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जैसे हमारे 3 टॉपिक रह गए लास्ट के। अब आता है फेवर और केस फोर और केस अगेंस्ट, दोनों चीज़ें ध्यान से देखना। केस 4 मतलब सोशल ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो इनकी मतलब बिजनेस की सोशल एक्टिविटीज़ में जो इन्वॉल्वमेंट है उसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं। पहली बात तो क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। बिजनेस सोसाइटी को क्रिएट करता है। बिजनेस सेटअप क्यों होता है? ताकि वो सोसाइटी के मेम्बर्स को गुड्स प्रोवाइड कर सके, और उनसे ही वो लेबर और लैंड लेता है, राइट। सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें हम लिख सकते हैं कि पार्ट ऑफ सोसाइटी, बिजनेस सोसाइटी का पार्ट है, उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है सोसाइटी के लिए, इसकी मॉरल ये वैल्यू कह सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान से सोचिए। अगर बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में लग रहा है, काम कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेट कर रहा है, तो जो उससे एजुकेटेड पर्सन आएंगे वो भी उसके बिज़नेस में काम करेंगे, उसी का बेनिफिट। और जो उसकी गुडविल क्रिएट होगी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते टाइम, तो वो गुडविल से वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इन दी लॉन्ग रन मतलब कि लंबे समय के लिए, लंबे टाइम के लिए बिज़नेस जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसे यील्ड कर सकता है, ले सकता है, अगर वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रहा है। इससे क्या होगा, अगर लॉ और रेगुलेशंस में है तो गवर्नमेंट को ही उसे इंटरव्यू नहीं करेगी उसकी बातों में, मतलब उसकी जस्टिफिकेशन। ये बिज़नेस के बिजनेसमैन के अमंग फीलिंग होती है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी की जो मतलब प्रॉब्लम्स है उसे ओवरकम करने में हेल्प करे। सो क्योंकि बिज़नेस जो है वो वही एंटायरली डिपेंड करता है सोसाइटी पे, भले उसके एम्प्लॉयज़ कस्टमर सभी उससे आते हैं, और जो बिज़नेस उसने सामान भी वहीं पर सेल करना है, तो बिज़नेस सोचता है कि ये मेरी एक मॉरल जस्टिफिकेशन है, ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि जिस सोसाइटी में मैं सर्वाइव कर रहा हूँ, उसका पार्ट हूँ, सो आई शुड कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग टू दैट पार्ट, राइट। सोशियो कल्चर नॉर्म्स काफ़ी हम इंडिया में देख सकते हैं कि सोशल कल्चरल वैल्यूज़ काफ़ी रिच हेरिटेज को फॉलो करती है, काफ़ी मतलब नाम है सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ का इंडिया में। और जो बिज़नेस सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करता है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, कस्टमर के सर्विस पे ध्यान रखता है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अच्छा से बना के रखता है, वो अच्छी सोशली एक इमेज को क्या कहते हैं फील करता है ना, सोशल अच्छी इमेज बन जाती है उसकी। और जो बिज़नेस ट्रेडिशन के ख़िलाफ़ जाएगा उसे फिर लोगों से फिर रेजिस्टेंस ही मिलेगी, लोग उससे सामान नहीं खरीदेंगे, लोग उसे अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर जाएगा ना, तो बिज़नेस के डाउनफॉल के लिए काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने डाउनफॉल की तरफ ना जाए, सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करे। अगर किसी कंट्री में है उसके ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करे, उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करे।
नेक्स्ट, यूज़फुल टू ओनर इंटरेस्ट। समटाइम्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं ओनर का भी बेनिफिट हो जाता है। अगर वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफ़िल कर रहा है तो ओनर का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट होगा? अगर उसकी पब्लिक इमेज अच्छी होगी तो लोग उससे सामान खरीदेंगे, उसकी सेल्स एनहांस होगी। अच्छी रेपुटेशंस के कारण जो उसके शेयर्स हैं, जो शेयर्स वो ओन करता है, उनके स्टॉक एक्सचेंज में रेपुटेशन होगी तो स्टॉक वैल्यू बढ़ेगी, डिपेंजेंस वैल्यू बढ़ेगी जो ओनर ने हेल्ड की है। तो जिस कंपनी की अगर वो ओनर है, जिस कंपनी का ओनर वो पर्सन है, अगर उस कंपनी की रेपुटेशन बढ़ रही है तो ऑफकोर्स उसकी जो शेयर वैल्यू है वो भी इंक्रीज होगी। देन केस अगेंस्ट अज्यूमिंग सोशल ऑब्लिगेशन। सोशल ऑब्लिगेशन को ना मानने के या फिर ऐसे कौन से बहाने या फिर हम कह सकते हैं कैसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कहते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करना है। सबसे पहले, डाइवर्टिंग फ्रॉम बिजनेस ऑब्जेक्टिव। आपको पता है बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एंटिटी है जो कि इसीलिए ही इस्टेब्लिश हुई है क्योंकि उसको प्रॉफिट अर्न करना है। अगर वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के ही मोटिव से डाइवर्ट होकर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ओर फोकस कर रही है तो बिज़नेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं होगा। सो बिज़नेस को बनने का, बिज़नेस के इस्टेब्लिश होने का कोई रीज़न ही नहीं बचता। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन प्राइजेस। बिज़नेस हाउस जो है अगर वो कुछ पैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर स्पेंड कर रहा है तो वो उसने कवर कैसे करने हैं? प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ा के। जो भी कॉस्ट बिज़नेस बेयर करती है वो अपने प्राइस प्रोडक्ट्स के बढ़ा के उससे कवर कर लेती है। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेंड करेगी तो अपनी कॉस्ट के ऊपर वो प्राइस ऐड कर देगी और वो प्राइस वो कस्टमर से वसूलेगी। तो इंक्रीज इन प्राइसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और सोशल सेटअप को इन्फ्लुएंस करना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लार्ज इकोनॉमिक और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं वो कमांड करते हैं बिज़नेस को। अगर ये सारी मनी जो है सोशल सेटअप की ओर लग जाएगी तो जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज वहाँ पे हैं, उनको तो वो फंड्स मिलेंगे नहीं जिनके लिए वो फंड्स हैं। तो जो सोसाइटी होगी, पहली बात तो ये सोसाइटी का सेटअप है। अगर सारे सोसाइटी को हमने हेल्प करनी शुरू कर दी, सोसाइटी अपने बिजनेस में कुछ नहीं करेगा, सोसाइटी फुल्ली बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा, सोसाइटी की डेवलपमेंट नहीं होगी। वो कहते हैं ना बैठे बिठाए मिल जाएगा, सोसाइटी की वो नेचर बन जाएगी जो कि सोसाइटी के लिए काफ़ी बैड होगी, काफ़ी बुरी होगी, सोसाइटी पे एक बैड इम्पैक्ट डालेगी। देन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब बिज़नेस डिवोर्स जो होते हैं वो अपनी एनर्जी पूरी की पूरी लगाते हैं बिज़नेस यूनिट को खड़े करने के लिए। उन्हें सोशल प्रॉब्लम को टैकल करने की कोई नॉलेज नहीं होती, ना उनको कोई अंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी पूरी की पूरी जो रिसोर्सेज है, जो उनका हार्डवर्क सारा एक बिज़नेस को खड़े करने में लगा लेते हैं। अब कोई आके कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करो, कोई आके कह रहा है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करो। जो बंदे ने इतनी मेहनत अपनी एनर्जी लगा के बिज़नेस खड़ा किया वो कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करेगा? ही हैज़ नो फंड्स। देन लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब जो मैनेजमेंट है वो बिज़नेस को अकाउंटेबल है ना, ओनर जो मैनेजर है वो बिज़नेस के ओनर्स को अकाउंटेबल होते हैं। अब जो बंदे जो पर्सन है जो सोशल ऑब्लिगेशन फॉलो कर रहा है वो किसको अकाउंटेबल है? ये तो पॉसिबल है कि हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल कर सकें, पर ये नहीं पॉसिबल है कि हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कर सकें। कोई पर्सन एक एंटिटी खुलवा रहा है, एक एजुकेशन फैसिलिटी दे रहा है, बाद में उसको रेगुलेट ही नहीं कर रहा, कोई है ही नहीं, उसने खोल के रख दी है, उसके ऊपर एजुकेशन कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? जो पर्सन वहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हें 1 महीना अच्छी एजुकेशन मिली, बाकी कोई वहाँ पे डिपेंडेंस नहीं, कोई देख नहीं रहा, फिर कोई फ़ायदा भी नहीं होगा खड़े करने का, जस्ट एक नाम आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। देन एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है वो होगा लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बिज़नेस जो पर्सन होते हैं उनके पास सिर्फ बिज़नेस स्किल्स होते हैं, सोशल स्किल्स नहीं होते। उन्हें नहीं पता है कि सोशल प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है, सोशल प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है। तो इसके लिए लैक ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स सेशन, जो उसके पास सोशल स्किल्स है अगर उसकी कमी है, लैक मतलब कमी, उनके पास सोशल स्किल्स की कमी है, तो वो अपनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और वो अच्छा तो होगा नहीं, बुरा ज़रूर होगा। देन अगर हम बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस इन इंडिया, इंडिया में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या ट्रेंड रहा है, क्या है? सबसे पहली बात है कि 1935 में एक इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था न्यू दिल्ली में। उसमें क्या हुआ था कि हम सबसे पहली बार इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया गया था, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस को, और इस सेशन को एक और सेशन ने फॉलो किया था जो कि कैलकाटा में हुआ था 1966 में, जिसमें वो तरीके, वो मीन्स, वो वेज आउटलाइन किए गए थे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने में हेल्प करती है। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ ऐसे हेल्पिंग मूव्स किए हैं ताकि बिज़नेस को डेवलप कर पाएँ। कभी उसे फॉरेन कंपटीशन से बचाना, बाद में उसे इंसेंटिव्स देने ताकि वो ग्रो कर पाए, है ना, ग्रो करने के लिए कुछ मदद करनी। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी हेल्प की है। अब जो बिज़नेस उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इवन जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए एक नेशनल कमेटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिज़नेस, ये भी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, बनाई गई है।
और 1980 में जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस होते थे काफ़ी बड़े, उनको ये परस्यूट किया गया था, उन्हें कहा गया था कि वो 100 विलेजेस को अडॉप्ट करें ताकि वो डेवलप हो पाए। 1980 के टाइम पे इंडिया के जो विलेजेस थे वो काफ़ी अंडर डेवलप थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की कमी थी उनके अंदर, काफ़ी ज़रूरत थी उन्हें डेवलप होने की। इसलिए बड़े बिजनेस हाउसेस को ये कहा गया था कि वो 100 विलेजेस को अडॉप्ट करें। दैन कंपनी एक्ट 2013 ने ये ऑब्लिगेटरी है, ज़रूरी किया हुआ है कि जो बड़े बिजनेस हाउसेस हैं जिनका प्रॉफिट 5 करोड़ से, नेट प्रॉफिट ज़्यादा है 5 करोड़ से, उन्हें 2% ऑफ इट्स प्रॉफिट कहाँ स्पेंड करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। देन अगर हम बात करें प्राइवेट बिजनेसेस को वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोशल अपलिफ्टमेंट में, सबसे पहले को जो एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे कंट्रीब्यूट करें। इंडिया जैसे अंडर डेवलपिंग कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट करें। जितना अब कह रहे हैं ना, आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, बी अ जॉब क्रिएटर नॉट अ जॉब सीकर। आपको जॉब बनाने वाला बनना है, जॉब लेने वाला नहीं बनना है। वो क्यों है? क्योंकि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है और बिज़नेस को भी यही कहा जाता है कि बिज़नेस हाउसेस जितना हो सके एम्प्लॉयमेंट के एरिया में काम करें, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें, स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दें, अपने जो पर्सन काम करें उनको ट्रेनिंग दें, उनकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी, मतलब जो एम्प्लॉयज़ हमारे उनकी ट्रेनिंग करें, पर्सनल डेवलपमेंट करें। जो हैंडीकैप लोग हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट कहीं भी नहीं मिलते उन्हें आप एम्प्लॉयमेंट दें। और सेकंड बात है रीजनल डिसपैरिटी। रीजनल डिसपैरिटी मतलब कि कोई रीजन डेवलप हो रहा है, कोई बिल्कुल डाउन जा रहा है, तो रीजन के हिसाब से जो प्रॉब्लम्स इनइक्वालिटी आ रही है वो भी बिज़नेस को ठीक करनी है। जो अंडर डेवलप एरिया है वहाँ पे अपनी यूनिट को सेट करके उस एरिया को डेवलप करो। अब वो कैसी होगी? अगर बिज़नेस किसी अंडर डेवलप एरिया में जा रहा है, किसी विलेज में जा रहा है, वहाँ पे अपनी यूनिट सेट कर रहा है, तो वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगी, उनको अच्छी इनकम मिलेगी, अच्छी इनकम मिलेगी तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड, जो उनकी रहने सहने का स्टैंडर्ड होगा वो अच्छा होगा, एरिया भी डेवलप होएगा। देन कंट्रोल एंड इम्प्रूव द इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ के इफ़ेक्ट जो होते हैं वो काफ़ी मैसिव तरह से फैले हुए हैं। जैसे कि इंडस्ट्री लगी है, पोल्यूशन होगा। दिल्ली जैसे एरिया में इंडस्ट्री लगाना, आप सोचो कैसी है, जहाँ पे पहले से ही ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है, एयर पोल्यूशन इतना बड़ा है, वहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री को सेटअप करना। इसीलिए बिज़नेस को ये कहा गया है कि वो ऐसे जो उसके एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बुरे इम्पैक्ट होते हैं, उन्हें बचाने की कोशिश करें और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करें। देन गवर्नमेंट को हेल्प करें उनके डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स में, स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, डिस्पेंसरीज बनाने में, हॉस्पिटल्स खोलने में, ऐसी जगह पे बिज़नेस को हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट की, रोड्स बनाने में और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर बिज़नेस बनाएगा उसका खुद भी फ़ायदा ले पाएगा। देन अगर हम बात करें शॉर्ट में इसकी समरी में, तो जो बिज़नेस यूनिट्स है इंडिया में वो काफ़ी लेट ही सही उन्होंने अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज़ करना अभी शुरू कर दिया है, पर ये अभी भी लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिससे बिजनेस यूनिट्स को फोर्स किया जाए कि वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। जैसे कंपनी एक्ट 2013 का अपने 2%, बस 2% देना अपने प्रॉफिट का, 5 करोड़ के नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप कमा रहे हैं बस 2% देना है और सोशल वेलफेयर होगा। इसलिए आपको सोशल वेलफेयर की तरफ गवर्नमेंट को कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए ताकि वेलफेयर हो सके सोसाइटी का। और ये भी ऑब्लिगेटरी करना चाहिए कि जो बिज़नेस हाउसेस हैं जो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन्हें शो करना है अपनी बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट जो है आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स, आपको फाइनल अकाउंट्स बनते हैं ना बिज़नेस के, अब कंपनी को तो वो डिस्क्लोज़ करने पड़ते हैं जो कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है सोशली, जो वेलफेयर के लिए सोसाइटी के कर रहे हैं, वो अपनी बैलेंस शीट पे शो करें। सो दिस वाज द चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, आप मुझे मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए, DM इंस्टाग्राम चैनल पर आके DM कीजिए, तो मैं आपके प्रॉब्लम ज़रूर सुनूंगी। और आपके जो इस चैप्टर के नोट्स हैं मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।